इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज की ये चर्चा सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं दो बेहद जिज्ञासु बच्चे हैं, 14 साल का रवि और 12 साल की सोनू। इन्हें नई नई चीजें जानने का बड़ा शौक है। तो होता क्या है कि एक दिन अपने बेहद ज्ञानी नाना विद्यासागर जी के घर की अटारी में इन्हें एक पुरानी चमकती हुई सुनहरी किताब मिलती है। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी धरोहर है जो हमारे देश के सबसे बड़े दस्तावेज का दरवाजा खोलती है। सोने की पत्तियों से सजी इस किताब के कवर पर बस एक ही शब्द लिखा था, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। अब रवि ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि भाई ये है क्या। तो नाना जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बताया कि भाई ये कोई मामूली पुराना पन्ना या कोई बोरिंग सा कानूनी लेख नहीं है, ये तो हमारे भारत के विशाल संविधान की आत्मा है। और सच मानिए, यहीं से शुरू होती है सुनहरी किताब की असली कहानी, जिसे आज गहराई से डिकोड किया जाएगा। अच्छा, चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। नाना जी ने एक बड़ा ही हैरान करने वाला राज खोला। उन्होंने बताया कि ये प्रस्तावना कोई रातों रात आसमान से नहीं टपकी, इसकी जड़ें तो पूरी दुनिया में फैली हैं। कैसे? इसका जो मूल विचार है ना, वो अमेरिका से लिया गया था। इसकी प्रवाहमयी भाषा और जो फ्लो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। लेकिन सबसे खास बात, इसे कागज पर अपनी शानदार कला से सजाने का काम किया था एक महान भारतीय कलाकार ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने। मतलब एकदम बेहतरीन ग्लोबल इंस्पिरेशन और अपनी स्वदेशी कला का क्या गजब का तालमेल है। अब ये जानकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा कि इस छोटी सी प्रस्तावना को विद्वानों ने कितने बड़े बड़े और भारी भरकम नाम दिए हैं। सोनू भी एकदम दंग रह गई। किसी ने इसे संविधान का आधार कार्ड कह दिया, जो इसकी असली पहचान बताता है, तो किसी ने इसे एकदम जवाहरातों का सेट यानी जूल सेट का नाम दे दिया। पंडित ठाकुरदास जी ने तो इसे सीधे सीधे संविधान की राजनीतिक कुंडली ही बता दिया। और के.एम. मुंशी जी की माने तो ये पूरे संविधान का सार है। इतने सारे शानदार नाम ये साफ साबित करते हैं कि देश की बुनियाद के लिए ये दस्तावेज आखिर कितना अहम है। और जैसे ही नाना जी ने वो सुनहरी किताब खोली, सबसे पहली पंक्ति जिसने एकदम से ध्यान खींचा वो थी, हम भारत के लोग। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई आम सा वाक्य नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि हमारा ये विशाल संविधान किसी राजा महाराजा के आदेश का नतीजा नहीं है, और ना ही किसी बाहरी ताकत जैसे अंग्रेजों ने इसे हम पर थोपा है। इसे इस देश के नागरिकों ने खुद अपने लिए बनाया है। ये अकेली पंक्ति ना देश की पूरी ताकत सीधे तौर पर जनता के हाथों में सौंप देती है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है? जब सारी ताकत जनता के पास होती है तो राष्ट्र क्या बन जाता है? राष्ट्र बन जाता है एकदम संप्रभु, जिसे अंग्रेजी में सॉवरेन कहते हैं। अब संप्रभु होने का सीधा सा मतलब है सर्वोच्च सत्ता का होना। मतलब साफ है, दुनिया की कोई भी बाहरी या विदेशी ताकत इस देश को कोई आदेश नहीं दे सकती, वो हमारे फैसले तय नहीं कर सकती। जब सोनू को ये बात समझ आई ना, तो उसे असल में एहसास हुआ कि हमारे देश की शक्ति का असली केंद्र आखिर है कहाँ। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि शुरुआत में इस प्रस्तावना में दो शब्द बिल्कुल नहीं थे, समाजवादी यानी सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक साल 1976 में जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री सुश्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। और बस इसी ऐतिहासिक संशोधन के तहत इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना का आधिकारिक हिस्सा बना दिया गया। अब इस ऐतिहासिक घटना ने एक बहुत ही बड़ा और लाजमी सा सवाल खड़ा कर दिया। सोनू के मन में भी यही आया कि क्या प्रस्तावना को सच में बदला जा सकता है? और सच कहें तो यहीं से इस पूरे विश्लेषण का सबसे नाटकीय और रोमांचक मोड़ शुरू होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने देश की सबसे बड़ी अदालतों में लंबी और बहुत ही तीखी कानूनी बहसें छेड़ दी। क्या इस सुनहरी किताब के मूल पन्नों से छेड़छाड़ हो सकती है? आइए अदालती लड़ाइयों के उस नाटकीय सफर पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की ये कहानी भी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। सबसे पहले 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में कोर्ट ने साफ कह दिया था कि भाई प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। बात खत्म। लेकिन फिर आता है साल 1973 और ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने एक ऐसा युग प्रवर्तक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसे बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। बाद में 1995 के LIC केस में भी इसी बात को एकदम मजबूती से दोहराया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट अंग है। तो आखिर आज के समय में इसकी कानूनी स्थिति क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। आज स्थिति ये है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन इसे अदालत में सीधे तौर पर किसी सख्त कानून की तरह लागू नहीं करवाया जा सकता। मतलब ये सरकार के कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाती और न ही सीधे तौर पर नागरिकों को कोई कानूनी अधिकार ही देती है। इसके बजाय ये एक मार्गदर्शक रोशनी की तरह काम करती है। जब कभी भी किसी दूसरे कानून की भाषा थोड़ी उलझी हुई या कंफ्यूजिंग लगे ना, तो सही रास्ता खोजने के लिए इसी प्रस्तावना की मदद ली जाती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि असल में
प्रस्तावना का रोल क्या है। जब रवि ने इन सारी अदालती बहसों और वर्तमान स्थिति को समझा तो उसके मुंह से अचानक एक बहुत ही गहरी बात निकल गई। मतलब ये कोई हथियार नहीं है, ये एक नक्शा है। बिल्कुल सही, ये एक बेहतरीन निष्कर्ष है। प्रस्तावना किसी को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश को, सरकारों को और हमारी अदालतों को सही दिशा में आगे बढ़ने का एक एकदम स्पष्ट रास्ता दिखाती है। अब इस नक्शे को समझने के बाद नाना जी ने बताया कि इस दस्तावेज में 4 अनमोल मोती जड़े हुए हैं। पहला मोती है न्याय यानी जस्टिस, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर हो। ये बेहतरीन विचार रूस से प्रेरित है। फिर है समानता यानी इक्वालिटी, जो दर्जे और अवसर की हो। और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब है पूरे देश का एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहना। ये दोनों खूबसूरत विचार फ्रांस से लिए गए हैं। मतलब भारत ने दुनिया भर से शानदार चीजें तो जरूर लीं, लेकिन अपनी अनूठी पहचान को हमेशा सबसे ऊपर रखा। इन्हीं मोतियों के बीच एक और बेहद अहम मोती चमकता है, और वो है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। ये विचार भी फ्रांस से ही प्रेरित है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह दस्तावेज सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 तरह की आज़ादी की पक्की गारंटी देता है। जी हाँ, 5 आज़ादियाँ। कौन सी हैं वो? विचार की आज़ादी, अपनी बात कहने यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, विश्वास की आज़ादी, आस्था की आज़ादी और पूजा करने की आज़ादी। ये पांचों मजबूत स्तंभ मिलकर एक सच्चे, स्वतंत्र और खुले समाज की नींव तैयार करते हैं। इन सारी बातों और इतने गहरे वैश्विक विचारों को सुनकर सोनू को एक बहुत ही खास एहसास हुआ। उसने उस सुनहरी किताब को बड़े ही सम्मान से देखा और कहा, ये कोई सूखा कानून नहीं है, ये तो एक वादा है। और सच में ये न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का एक ऐसा पवित्र वादा है जो इस देश ने अपने हर एक नागरिक से किया है और हम नागरिकों ने एक दूसरे से किया है। ये भावना ना किसी भी कानूनी धारा या सख्त नियम से कहीं आगे है। कहानी के बिल्कुल आखिर में नाना जी ने बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बात समझाई। देखिए, भले ही प्रस्तावना को सीधे तौर पर किसी अदालत के कटघरे में एक नियम की तरह लागू न किया जा सके, लेकिन इसका असली जादू कहीं और ही बसता है। संविधान की यह सच्ची पहचान हर उस न्यायाधीश के दिल में धड़कती है जो न्याय करता है, हर उस वकील के दिल में बसती है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, और देश के हर उस नागरिक के दिल में जिंदा रहती है जो इस महान राष्ट्र का एक अहम हिस्सा है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक सफर के अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना बिल्कुल सही रहेगा। क्या किसी भी संविधान की असली ताकत सिर्फ अदालत की 4 दीवारों और मोटी मोटी किताबों के पन्नों में ही बंद रहती है, या फिर उसकी असली ताकत उसके नागरिकों के दिलों में, उनकी सोच में और उनके आपसी भाईचारे में बसती है? इस सुनहरी किताब यानी प्रस्तावना की कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है। अब इस पर गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।